मौजूद है राघोपुरा गांव में, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। आज बात एक लड़की की, उस लड़की की जो अपने प्यार की खातिर पूरी दुनिया से लड़ गई। नाम सीमा, मुल्क पाकिस्तान। मैं प्रीति रघुनंदन उसके मायके की कहानी आज आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम निधि वासंदानी है और मैं सीमा के ससुराल की कहानी पहुंचाऊंगी, जो कि सिंध से है। पाकिस्तान के सिंध से कैसे वो ग्रेटर नोएडा आ गई, ये कहानी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और पाकिस्तान की बात होती है तो वो बहुत स्टीरियोटाइप है। महिलाएं भी ज्यादातर पर्दे में रहती हैं और सिंध एक ऐसी जगह जो कि हॉरर किलिंग के लिए कुख्यात भी है। आज कट्टर पाकिस्तान की सीमा की प्यार की कहानी आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। साधारण से बैकग्राउंड की एक लड़की जो कि पाकिस्तान के एक पिछड़े इलाके से आती है, वो आखिरकार एक वायलेंट गेम जिसे पबजी कहा जाता है वो कैसे खेलती है, उसके प्यार की कहानी, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, उस पर भी आज बात होगी। नमस्कार, मैं ऋतु रोहिणी। भारत पाक के प्यार से जुड़ी हुई फिल्मों में, कहानियों में हीरोइनें जो है वो या तो हीर हैं या राजी हैं, लेकिन सीमा प्रेमिका है या फिर एक जासूस, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। सीमा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन उन तमाम कहानियों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो आप सीमा के बारे में, जो पाकिस्तान से यहाँ ग्रेटर नोएडा तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, आपने नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा। तो उन्हीं कहानियों को हम आज TV9 भारतवर्ष पर बेपर्दा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सीमा, कि आप बचपन में किस तरह से आपका पढ़ना लिखना हुआ, आपकी परवरिश कैसे हुई, माता पिता का प्यार, भाई बहन, क्या क्या रहा, एक एक करके सिलसिलेवार शुरू से आप बताइए। मैम, पहले तो मेरी जो मम्मी थी, हम बहुत छोटे थे। मेरी छोटी बहन है जो अब 20 साल की है, वो मम्मी तब बहुत छोटी, 2 महीने से 3 महीने की थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो इसलिए माँ हमने कभी देखी नहीं। हमारे पापा ही हमारी माँ थे, पापा ही हमारे पापा थे। तो गांव में हमें पली बड़ी हूँ, वही गांव के खेतों में घास फूस करना, ये वो करना, हम वहीं पे रहते थे गांव में। बचपन से गांव में रही हूँ मैं। तो स्कूल कभी गई नहीं हूँ, ट्यूशन पढ़ी हूँ। पापा ने, जब मुझे बहुत शौक़ था हम तीनों बहनों को, तो हमारे पापा बहुत अच्छे थे, जैसे माँ भी थे और पापा भी थे। तो उन्होंने ट्यूशन पे बिठाया और एक सरकारी स्कीम खुली थी वहाँ, घर घर बच्चों को पढ़ाना, जो महिलाएं सिंध में नहीं निकलती ज़्यादातर, तो उन्हें घर घर पढ़ाया जाए। तो वहीं से मैंने थोड़ी सी शिक्षा ली, तो 5 तक, ज़्यादा नहीं मेरी शिक्षा है मैम। जी मैम। शादी कब हुई, क्या उम्र में शादी हुई थी मेरी? तब मैं 18 से 17 साल की थी मैम। इतनी जल्दी शादी हो गई? राजी थी? राज़ी नहीं थी मैम, मैं किसी और को पसंद करती थी और मेरी इनसे शादी करा दी गई। आपने माता पिता को बताया था? मेरे पापा को पता था, मम्मी तो थी ही नहीं। तो हमारे यहाँ पसंद की शादी, अगर किसी पसंद करना क्राइम माना जाता है मैम। गांव में क्राइम ही माना जाता है। यहाँ तो उनकी कहीं दूर शादी कर देते हैं, कहीं भी कोई भी कैसा रिश्ता मिल जाए तो उनकी दूर शादी कर देते हैं। ससुराल भी सिंध में है? जी दूर है थोड़ा, पर सिंध में है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है सीमा आपसे, जिस जगह पर आपकी परवरिश हुई है और जिस मुल्क में, जिस कट्टरता की हम बात करते हैं पाकिस्तान में, वहाँ रहते हुए आपने इस प्यार के लिए वो हिम्मत कैसे जुटाई? आपने कहा पहले आप किसी और से प्यार करती थी, उसके बाद शादी आपकी हैदर के साथ भी हुई, और सचिन के साथ जुड़ना, किस तरीके से उस प्यार के एहसास को समझते हुए आप इतना बड़ा कदम उठा पाई? मेरी पहले तो शुरू में तो मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं भारत आने का सोचूंगी भी। हम गेम खेलते थे साथ में, तो अच्छा लगता था इनके साथ, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मेरे पति तो दूसरे देश में थे, मेरे पापा ही थे, वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। वो रात को आते थे और सोते थे, सुबह को चले जाते थे। तो हमारे 2 कमरे थे, छोटा सा घर था, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। तो इनके साथ गेम खेलना, बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेली रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो वो सो जाते थे, या वो मतलब बातचीत इतनी नहीं करते थे। तो मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना। दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे। ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके से बात। नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मैं किसी इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। एक फीलिंग अलग होती थी जब इनको मैं अपना देश दिखाती थी, अपने वहाँ पे शादी, ये फंक्शन दिखाती थी, तो ये भी इंटरेस्ट से देखते थे और मैं भी इंटरेस्ट से, ये यहाँ के त्यौहार वगैरह मुझे दिखाते थे कि आज हम होली मनाई इन्होंने, तो दिखाते, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगता था मुझे। जिन लोगों के बीच आप रही हैं, उनकी सोच से तो आप वाकिफ थी कि किस तरीके से उनका नज़रिया है? उनके रहते हुए कदम उठाना आसान था? मतलब मैं अकेली रहती थी मैम शहर में। शादी के बाद मैं शहर शिफ्ट हो गई। हमारे 2 कमरे का छोटा सा घर था, मैं और मेरे पापा रहते थे। हाँ, अगर गांव में होता तो इतना नहीं होता, क्योंकि गांव में फ़ोन रखना भी अलाउड नहीं था मैम। मैं कराची में थी तभी मैंने फ़ोन लिया था। जिस
मैं समझ पाई हूँ सचिन से आपके प्यार का जरिया पबजी बना। ये कैसे हो गया? एक लड़की जो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कभी वो मौके नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे कभी, लेकिन एक ऐसी गेम जिसे बहुत वायलेंट कैटेगरी का माना जाता है, वो आपको फ़ोन मिल जाना, फिर उतना डेटा मिल जाना, उतना समय मिल जाना कि आप पबजी जैसा गेम खेल पाती थी, और उससे आप कैसे सचिन से जुड़ पाई? मैम ज़्यादातर तो रात में ही पबजी खेली मैंने जब शुरू में ही डाउनलोड करी थी पबजी गेम। सब खेलते थे वहाँ पे, तो पबजी वहाँ सब खेलते थे। कुछ दोस्तें थी मेरी वो भी खेलती थी, कुछ मोहल्ले के लोग भी खेलते थे। पबजी बहुत अच्छी है, कोई कहता लड़कियाँ मिल जाती हैं, कोई ऐसे, मतलब बहुत मज़ा आता है। 4 लोग बैठ के खेलते थे तो बातें भी होती तो अच्छा लगता था। तो मैंने डाउनलोड करी, मेरा लड़का भी खेलता था और मैं भी। फिर अचानक से ये मेरे गेम में आ गए, अचानक से आ जाते हैं, रेंडम में मतलब बोलते हैं, तो 4 लोग जुड़ जाते हैं, 4 पार्टनर हो जाते हैं, फिर वो साथ मिल के खेलते हैं। तो ये और एक इनके दोस्त थे, मेरा मारिया खान नाम था आईडी में, फेक नाम रखा था, क्योंकि अगर अपना नाम रखते नहीं हम आईडियों पे, मतलब क्राइम माना जाता है, मारते पीटते हैं घर वाले, तो मैं मारिया खान नाम रखा था मैंने। तो ये लोग आ गए, तो ये लोग खुशी मना रहे थे कि लड़की गेम में आ गए। इनको ना पता था कि पाकिस्तान से, मैं ना मुझे पता था कि ये भारत से हैं। तो ये मुझे मतलब इंटरेस्ट दिलाने लगे कि लड़की है, तो ज़्यादा मजाक करने लगे। मैं तब भी इनसे बात नहीं कर रही थी। जब गेम ख़त्म हो गई हमारी तो इन्होंने चिकन डिनर करा दिया मेरा, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरा पहली गेम और चिकन डिनर हो गया, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मुझे। अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी होती है, चैटिंग भी होती है, वॉइस भी होती है, और वॉइस पे बात भी होती है। तो वहाँ से हमारे गेम खेलना स्टार्ट हो गए। ये 2020 की बात है मैम। मतलब ये दोस्ती और कब तक पहुंची, गेमिंग से दोस्ती तक का ये सफर कितने? ये तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि जब भी तुम गेम खेलती हो, हम समय पे नहीं मिल पा रहे, तो अपना कांटेक्ट दे दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, आपसे चैट करूँगा, मैसेज कर दूँगा, आप आ जाना। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट लिया और मैंने इनका लिया, फिर हमने चैट करना शुरू कर दी मैम। पबजी खेलती थी तो फिल्में भी देखती होंगी। राजी एक फिल्म है जिसमें पाकिस्तान जाकर एक हिंदुस्तानी महिला ने शादी कर ली और वो वहाँ जासूस बन गई, और कुछ ऐसे ही राजी फिल्म का नाम है जिसमें आलिया भट्ट ने एक्टिंग करी है। इंडियन मूवी है बॉलीवुड की। ऐसे में आप पे भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, आप भी शक के दायरे में हैं, तो आपके पास क्या दलीलें हैं जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि आप जासूस नहीं हैं? मेरी जो भी दलीलें हैं, जो भी चीज़ें मेरे साथ आई थी पाकिस्तान से, वो भी कस्टडी में है। तो कुछ तो हो गया है कंफर्म, कुछ भी कंफर्म हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि सच्ची सामने आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मैं इनकी मोहब्बत में यहाँ आई हूँ। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ना जेल देखी थी, ना कभी पुलिस सामने देखी थी। ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में, ना ही मैंने कभी अपना फ़ोटो भी नेट पे डाला था। अगर कोई डालती भी थी तो प्राइवेट, सिर्फ मैं देख सकूँ और यही देख सके। तो आज मैं दुनिया मुझे देख रही है, तो थोड़ा अजीब भी है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आई थिंक, मुझे यकीन है इंडियन जो पुलिस हैं, जो यहाँ की काम कर रही हैं मेरे बारे में, वो सच सामने लाएंगे। अच्छा, एक और बात सीमा, जैसे आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ें साफ़ हुई हैं और हो जाएंगी, लेकिन जानकारी ये भी है जो चर्चाओं में है आपको लेकर कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, इसलिए आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप जासूस हो सकते हैं, जिस बात का जिक्र अभी हमारी सहयोगी रोहिणी ने भी किया। तो भाई आर्मी में कैसे जुड़ा, आप उनसे कितनी आपकी बातचीत है, क्या आपकी आपस में बातचीत में शेयर हुआ कि आर्मी को लेकर क्या तरीका है, पाकिस्तान में कैसे काम होता है, क्या नहीं होता है? बहुत सारी बातें हैं जो आपको शक के दायरे में भी लाती हैं। जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा की इच्छा थी, क्योंकि मेरे भैया को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे भैया हाइट के लंबे और अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, 22 साल के हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो उनकी मतलब जॉब नहीं, जो हमारे लड़कों को जॉब नहीं मिलती तो वो फ़ौज में ही भर्ती होते हैं। तो ये मैंने खुद ही सच बताया था, और वो अभी भर्ती हुए 2022 में। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए कि आगे वो जाएंगे कि नहीं। अभी उनकी चल रही है, उनकी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, अभी वो वाकई फ़ौज में भर्ती हुए हैं। नहीं। और आप हिंदुस्तान में आ चुकी हैं, बताया आपने? नहीं, मैं किसी को, मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था। मेरा लड़का हुआ था तो इनके गांव में कत्ल आम है, लड़की को मारना बिल्कुल ही आम है। इनके जो इनका गांव है ना जेकमाबाद, वहाँ लड़की को मारना जैसे मच्छर मार दिया आपने, ऐसे है, मार देते हैं, और कोई इनको रोने भी नहीं देते परिवार को। पाकिस्तान में अभी कहाँ रह रही थी? मैं कराची शहर में शादी के बाद, इसी डर से मैं हैदर साहब के साथ रह रही थी? जी, इसी डर से मैंने हैदर से रिक्वेस्ट करी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हमें बच्चे होंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। वहाँ स्कूल भी नहीं है, पहली बात, कोई भी मतलब वो नहीं है, जैसे शहर होता है, बहुत दूर शहर है जेकमाबाद, ये बिल्कुल जंगल में रहते हैं, क्योंकि सब क्राइमिनल लड़कियाँ मारते हैं। यहाँ पे आम था लड़की। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं मैम। तो आप अभी हैदर साहब को, जब बच्चों के बाद तो रह रही थी ना आप कराची में, हैदर साहब के साथ ही रह रही? नहीं, हैदर सऊदी अरब थे, 19 में वो चले गए थे। अब 2019 में चले गए? जी, अब तक नहीं आए थे। और 2019 में ही आप नेपाल गई थी?
नहीं, मैं 2023 में आई थी मैम। शुरू में मैं 20 में इनसे मिली थी। शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनसे इतना प्यार होगा या मैं यहाँ पे आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच। हम खाली फ्रेंड थे, फ्रेंड ही रहे 1 साल 1.5 साल तक। फिर जब मतलब मुझे लगा, और मेरे पापा की डेथ होने के बाद ख़ास तौर, तो मैं अकेली सी हो गई मैम। कब हुई डेथ? उनकी 2022 में हुई थी, दिसंबर में। तो इस बात से वाकिफ थी सीमा कि वहाँ पर मारते हैं, काटते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कैसे आपने वो हिम्मत जुटाने की कोशिश की? आपको लग रहा था, माफ़ कीजिएगा, कुछ आपके हाथों पे ये सारे मैं निशान भी देख रही हूँ, ये क्या है? ये किसने, क्या किसी ने किया है? नहीं, मैंने खुद करा था उनके प्यार में। हमारी लड़ाई होती थी, शादी वगैरह पे जाते थे मुझे बताए बगैर, तो इस बात पे हमारी ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो इस कारण ये बीड़ी पीते थे मुझसे चोरी चोरी। इन्हीं से, सच में मीना से। ये चोरी छिपे पीते थे? हाँ, तो मुझे इनके दोस्त फ़ोन करके बताते थे कि बीड़ी पी रहे हैं, तो मेरी कसम खाते। तो इस बात पे ज़्यादा मैं ये खुद को जलाती और कब की बात है? ये 2022 की बात है, 1 साल पहले। अच्छा, फिर यही मैं कह रही हूँ, आपके साथ बच्चे भी थे, आप अकेली थी, कैसे आप अपना घर चलाती थी? कैसे आपने ये समझा कि आपको किस रास्ते सचिन तक पहुंचना है? क्या आपके पास उतना पैसा था? क्या काम आपने कुछ किया? कैसे आप सचिन तक पहुंचने के लिए ये कोशिश, ये जद्दोजहद करती आई? क्योंकि क्या सचिन के ज़रिए आपको पता लगा कि आप कैसे उनके पास पहुंच सकती हैं, चाहे वो नेपाल, क्योंकि आप लोगों ने मिलना शुरू किया? ये हम दोनों ने मिलकर सर्च किया था यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हमें मिलना था। पहले तो मैंने इंडियन वीज़े के लिए बहुत कोशिश करी, वहाँ की एम्बेसी के इस्लामाबाद में है, तो मैं तो जा नहीं सकती। वहाँ रेलवे एजेंट होते हैं, वो दूसरे एजेंट माने जा रही हैं, रेलवे एजेंट जैसे शॉप होती हैं, उनके आगे लिखे थे रेलवे एजेंट। वो सऊदी अरब का, दुबई का, हर कंट्री का वीज़ा भी लगवा के देते हैं और टिकट भी लगा के देते हैं। तो मैं उन्हीं के पास गई कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा आपका कौन है? मैंने कहा फ्रेंड है मेरे, क्योंकि ज़्यादातर यही था कि फ्रेंड नहीं, फैमिली वाले जा सकते हैं भारत, बाकी लोग नहीं जा सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मतलब ऐसे ऐसे कागज़ मांग रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ सकती हूँ वरना नहीं। तो इन्होंने अपने आईडी कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी मुझे भेजी और मैंने जमा भी कराए वहाँ पे, अपने फ़ोटो बगैर दुपट्टे के। उन्होंने कहे थे सर ने कि निकाल के दो, आपके एम्बेसी में जमा कराऊंगा, आपका वीज़ा लगेगा। पासपोर्ट बनवा लिया मैंने, तो मैंने वो भी करे। फिर उन्होंने कहा कि एक कागज़ और है, इंडिया से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तीसरी सरकारी ऑफिसर के कागज़, जैसे ड्यूटी का कार्ड होता है उसकी कॉपी, और उनके साइन में आपको फॉर्म बना के दूँगा, करवाएंगी, तभी आप इंडिया जा सकते हो। तब भी 3 महीने आपको वेट करना होगा, और कंफर्म नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं, क्योंकि 100 में से 90% आपका लग सकता है, नहीं लग सकता, और 10% लग सकता है। तो इनसे मैंने बताया, तो हम दोनों बहुत परेशान थे ना, तो मैंने इनको कहा तुम पासपोर्ट बनवा लो, हम दुबई में मिलेंगे, पहली बार मुलाकात का हमने सोचा था कि हम मिलेंगे। तो इन्होंने पासपोर्ट के लिए यहाँ पैसे भी जमा कराए। तो इनको बहुत चीज़ें बता रहे थे, ये समझ ना पा रहे, थोड़े भोले से हैं ये, तो ये समझ ना पा रहे थे। तो फिर नेपाल के बारे में हमें पता पड़ी कि नेपाल में इंडियन लोग बगैर वीज़े के या बगैर पासपोर्ट के आ सकते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ। इन्होंने भी सर्च मारा था, तो मैंने भी अपना वीज़ा नेपाल का लगवाया। मैं अकेली आई इनसे मिलने के लिए 10 मार्च को। बच्चों की परवरिश करना, 4 बच्चों की परवरिश करना, खुद का घर चलाना, रोजी रोटी कैसे कोशिश करती थी? पैसे कैसे? शुरू में तो मेरे पति मुझे देते थे मैम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है मैं वही बोलूँगी। मुझे देते रहे, पर रिस्पेक्ट मेरी वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। हर बात पे लड़ाई करना, गाली गलौज करना उनकी आदत सी थी। बाहर से परिवार के वीडियोस वगैरह भी देखे हैं और सब यही मानते हैं कि आप बहुत साधारण परिवेश से, साधारण परिवार से आती हैं, इसीलिए आपकी कहानी शायद बहुत सारे लोगों को उत्सुक भी करती है कि ये सब कैसे मुमकिन हो गया। और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, उनके मन में ये उत्सुकता आती है कि क्या आप बॉलीवुड की फिल्मों से भी इंस्पायर्ड हैं, कि क्या फिल्में बहुत ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि ये सब शायद हम लोग फिल्मों में ही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई लड़की कर देगी, वो प्यार में इतनी पागल होगी कि वो सीमाओं को तोड़ते हुए वो ऐसे इधर से उधर चली जाएगी। ये कैसे हो गया, कैसे संभव हो गया? अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड है। फिल्में बहुत देखती थी, पर मैं इनको खोना नहीं चाहती थी। एक बार पहले मैंने खो दिया था, वो 2013 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। मैं किसी को पसंद करती थी, मेरे कज़न थे वो, तो मैं बहुत उनके लिए दुख दे कि मैं शादी करवा दो। शादी की बात चल रही थी, तो सबको पता पड़ कि पसंद करते हैं तो पसंद एक क्राइम माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। बलोचों में तो बहुत, मैं बलोच से हूँ, मेरे पति भी बलोच से हैं जो पहले वाले हैं। तो बलोचों में लव करना बहुत बड़ा क्राइम, वहाँ काला काली कहते हैं। जो लड़का अगर पसंद करे काला, लड़की करे तो काली। तो लड़के को तो नहीं मारते, लड़की को मारा जाता है। तो वो रिस्पेक्ट पे बात आती है, और इसी कारण अभी मेरे पति जो चिल्ला रहे हैं, इसी कारण चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में मैं काली हूँ, तो इनके साथ रहना मेरे लिए सही नहीं है। तो वहाँ पे इसी कारण मैम अभी वहाँ पे काला काली का सिस्टम होता है मैम।
एक मोहब्बत आपकी ये है जो आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क से आपके उस जगह पर पहुंचाती है जहां पर आपका प्रेमी रहता है, और एक मोहब्बत आपकी वो है शादी से पहले कि आपके माता पिता ने नहीं चाहा और आपने कहीं और शादी कर ली। तो वो कौन शख्स था, क्या हुआ था जो वहाँ आपके माता पिता ने शादी नहीं की, पूरी बात बताइए ज़रा। ज़हीर नाम था उनका, जेड से ज़हीर नाम था उनका, ज़हीर नाम था उनका जी। तो उनको मैं बहुत पसंद करती थी। इनको भी मैंने बताया था कि मैंने पहले किसी को चाहा था इतना जितना अब तुम्हें चाहती हूँ। तो मैंने कहा वहाँ मैं नाकामयाब रही, मैंने कहा अब तुम्हें खोने नहीं दूंगी। मैं किसी भी कीमत में इनको खोना नहीं चाहती थी, और मेरा इनसे वादा था, क्योंकि ये भी इनका भी इतना कोई नहीं था पैसा कि मुझे भेजे। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भेजूँ, पर मुझे पता था कि इनकी नहीं है स्थिति सही। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मेरे प्यार में दाग है कि मैं तुमसे 10 रुपये भी लेती हूँ तो ये गलत है। मैंने कहा मेरे पास आखिरी 1 रुपया होगा उस पर मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी, बाकी मैं हार नहीं मानूंगी। गुलाम हैदर के साथ आपकी आप सेकेंड वाइफ थी, लेकिन आप क्या लव मैरिज थी? नहीं मैम, अरेंज मैरिज थी? आपके माता पिता ने तय की थी? पापा मेरे, माता नहीं है मेरी। पिता ने तय की? हाँ, तो सिर्फ साइन ही हुए थे हमारे, ज़्यादा धूमधाम से हमारी शादी नहीं हुई थी मैम। लेकिन ससुराल से दिक्कतें क्या थी? क्यों आप इस तरह से कह रही हैं कि वहाँ हिंसा ज़्यादा होती थी? वो आज भी है मैम, ऐसा नहीं होती नहीं थी, और आज भी है। वहाँ कोई भी अगर मीडिया या कानून वहाँ नहीं चलता, अगर कोई भी जाकर आपके पति गुलाम हैदर भी हिंसा करते थे? बहुत बुरे तरीके से, कि जैसे मतलब वो पले ही ऐसी जगह पे हैं, तो वो अच्छी कैसे बन सकते थे। फिर भी मैंने उनकी बहुत रिस्पेक्ट करी। सऊदी अरब कब गए? 19 में। 19 में गए, तब से कोई संपर्क नहीं? ना था मैम, बहुत समय तक। आपने दिक्कत बताई अपनी? मैंने नहीं बताई मैम, अगर मैं इनको इनके बारे में थोड़ा बताती ना तो मुझे मार दिया जाता। हैदर ने मुझे एक बार नहीं कई बार तलाक दी, पर कोई रास्ता ना होने के कारण मैं कहीं नहीं जा सकी मैम। फिल्में देखती हैं सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा। जी मैम, पहले तो सब इंडियन तो सारी फिल्में मैंने पुरानी देख रखी, नई का मैं नहीं कहूँगी, पुरानी मैंने। अभी तो गदर फेवरेट लग रही है। कहानी गदर जैसा ही कहा। रील भी गदर गानों भी बहुत हैं। जब वहाँ होती थी तो मैं इन पे ही बनाए, प्राइवेट थी अब पब्लिक कर दी है, तो इन पे ही बनाया करती थी कि घर आजा परदेसी। इन पे ही ज़्यादा मेरी रील थी कि मतलब मुझे ले जा मुझे परदेसी, इस तरह की मैं लिपसिंग करती थी उन रील गानों पे। तो आज तक मेरे मतलब 814 वीडियो हैं जो पाकिस्तान से यहाँ तक की हैं, सिर्फ इनके नाम से मैंने बनाई। गदर का कोई डायलॉग फिल्म याद है, गुनगुनाती हैं? नहीं अच्छा नहीं गाती, अच्छा नहीं गा सकती। मेरे पति गा लेंगे। मैं आपके पति सुन चुके हैं, हमें भी सुना दीजिए, इशारा कर रहे हैं वो, गा दो। नहीं, वो कह रहे मैं गाऊंगा। गाना गा दीजिए, उनके लिए गा दीजिए। मैंने कहा मैं लिपसिंग कर ली, मेरी आवाज़ अच्छा नहीं है तो सब हंसेंगे मुझे, मैं गाना नहीं चाहती मैम, सॉरी। किस तरीके से इजहार किया था, कैसे उन्हें इम्प्रेस किया था, यही बता दीजिए। इम्प्रेस इन्होंने करा था शुरू में मुझे, पर मैं पता नहीं साथ दी थी, जल्दी से पट गई इनके साथ। और जो ये मैं किया ना, मैं घर से निकली थी सिर्फ इन्हीं के कारण निकली, वरना हम घर में हाउस वाइफ थी, बस बच्चे पालना, आटा गूंद के रोटी बनाना, इस तरह का मेरा काम था। पिक्चरें देख के ही ख्वाब बढ़ रहे थे? बिल्कुल, जब इन्होंने मुझे बताया, और मैं इतनी खुश हुआ करती मैं इंडिया अपने अकेले में भी हंसा करती, मैं इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ, सबको बताती मेरा भारत तक कॉन्टेक्ट है, मैं बस खुश हुआ करती थी मैम। फिर जब इनसे मेरी बहुत मोहब्बत हो गई तो मैं सोचती थी मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मैं रात रात रोती थी, सारी रात 1-2 बजते आ जाते थे, ये सो जाते थे, मैं यूट्यूब में सर्च मारती थी कि मैं ऐसा नहीं, मेरे बॉर्डर भी सर्च मारे थे, मैं झूठ नहीं कहूँगी कि बॉर्डर से कैसे जा, मतलब ऐसा जुनून था कि बस जाना है, कैसे भी करके मैंने जाना है। मैंने बहुत लोगों से मतलब यूट्यूब में कमेंट में मैसेज लिखे कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे इंडिया जाना है। पर आरोप लगता है आप खुद भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपको उसको लेकर क्लीन चिट मिल जाए, आप कह रही हैं खुद भी आप परेशान हैं। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि भारत आने के लिए शारजाह से आप नेपाल होते हुए फिर भारत आए, ये क्यों, ये रूट आपने क्यों चुना? मैम ऐसा है कि हमारे यहाँ से ना भारत डायरेक्ट जहाज़ आएगा, ना नेपाल डायरेक्ट जहाज़ जाएगा, जैसे कनेक्टेड फ्लाइट कहते हैं, मतलब पाकिस्तान से दुबई से काठमांडू ऐसे जहाज़ उड़ते हैं, सीधा पाकिस्तान से नेपाल जहाज़ नहीं उड़ते मैम, मतलब इंडिया के ऊपर से हमारे जहाज़ नहीं उड़ते। जहाज़ पहली बार एयर अरबिया था, तो पहले शारजा रुक जाओ, पहले शारजा ना चल रही, मेरा कहना ना मान रही, अपनी बात पूरी कर लो। कहना ना मान रही, मेरा कहना। सवाल मैं पहली बार जो इनसे मिलने आई थी तब शारजाह एयर अरबिया से, शारजाह से काठमांडू, सेकंड टाइम दुबई से, मैं फ़िलाई दुबई थी, मेरी दुबई का जहाज़ था फ़िलाई दुबई, तो पाकिस्तान से दुबई से मैं काठमांडू आई। अच्छा, ये तो बता दीजिए किस वादे के साथ आप लेकर आए हिंदुस्तान में
तो जो प्यार करते हैं वो तो बता दीजिए पब्लिक को। जो हमारा प्यार है, प्यार का ही वादा है हमारा। प्यार का वादा है। हमारा वादा है प्यार। इन्होंने मुझे